प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी विषय कक्षा 10वीं और उपविषय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक आपको पाठ समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर मैं विचार कर रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ कि जिससे आपको परीक्षा में इस पाठ से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका आसानी से हल कर सकें, उसका उत्तर आसानी से लिख सकें, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसलिए ये पाठ मैं आपको समझा रही हूँ छोटे से रूप में, और पूरा पाठ जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूरा पाठ को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में इसको विस्तार से मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें जो है फादर बुल्के का व्यक्तित्व। पहला क्या है? फादर बुल्के का व्यक्तित्व। इसमें जो है लेखक कहता है कि जिस प्रकार फादर की रगों में एक दूसरे के लिए जो मिठास अमृत भरा हुआ है, वो लेखक ने किसी दूसरे की आंखों में या दूसरे के पास नहीं देखा। इनके व्यक्तित्व की इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को जहराबाद मतलब कैंसर आदि के बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। पादरी के चोगे में ढकी एक लंबी आकृति लेखक के सामने उभर कर आ रही है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें फैलाकर गले लगने को हमेशा आतुर। लेखक ने कहा कि लेखक जो है वो 35 साल से उनके साथ, उनकी ममता में, उनके अपनत्व में शामिल है। वो उसका साक्षी है, उसका प्रमाण है। और आज मैं उन्हीं बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। लेखक उसे याद कर रहा है। ठीक है। तो लेखक के जब वो गले लगते थे, गले मिलते थे, तो लेखक को एक बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति होती थी, जैसे अपने एक बड़े भाई या पिता के साथ मिलकर जो एक अच्छा आनंद का अनुभव होता है, उसी तरह से लेखक को लगता है। अब जो है सेकंड है हमारा परिमल की यादें। अब परिमल की यादों में लेखक ने क्या कहा कि फादर को याद करना। इस संस्मरण में जो है लेखक याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है? फादर बुल्के को। और क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। परिमल के दिनों में वे हमेशा, परिमल मतलब हिंदी साहित्य की सभाएं या गोष्ठियाँ, उसको परिमल बोला है, हंसी मजाक में निर्लिप्त, बिना किसी दबाव के शामिल होते थे और गोष्ठियों में बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर स्पष्ट राय देते थे और सुझाव भी देते थे। जो कमियां होती थी उनके बारे में बताते थे, जो अच्छा होता था उसकी तारीफ भी करते थे। पारिवारिक, जो पारिवारिक होता है, परिवार के संबंध, परिवार से जो भी उत्सव होते थे, परिवार में जितने भी मतलब सुख और दुख लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो भी उत्सव, खुशी में उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव में वो बड़े भाई और पुरोहित की तरह शामिल होते थे और आशीर्वादों से पूरे परिवार, घर के सदस्यों को भर देते थे। अब लेखक ने एक बात और बताई है। उसने कहा कि जब मेरा बेटा हुआ तो बच्चे के मुख में उनके द्वारा पहली बार अन्न डालते समय उन्होंने फादर की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में वात्सल्य तैरता नजर आया, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अगला पॉइंट है हमारा फादर बुल्के की जन्मभूमि। किसकी? फादर बुल्के की। अब उसमें क्या कहा उन्होंने कि मैंने कभी उनको क्रोध में आते नहीं देखा था। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो, उनकी जन्मभूमि क्या थी? रेम्स चैम्पल। ठीक है। और वो ममता और प्यार की मूर्ति थे। उनके अंदर ये लबालब भरा रहता था, हमेशा अच्छा लगता हुआ महसूस होता था।
फादर का भरा पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन, माता-पिता सभी थे। और उन्होंने बेल्जियम से ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और जब वो अंतिम वर्ष में पहुँचे, लास्ट ईयर में, तो उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हो गई। अर्थात उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली। जब उनसे पूछा गया लेखक ने कि क्या आपको अपनी जन्मभूमि की याद नहीं आती, तो उन्होंने कहा आती है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने भारत में आने का प्रण ले लिया था। अपनी माँ से बोला था कि मैं संन्यास लूँगा और भारत ही जाऊँगा। माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। अगला पॉइंट है हमारा फादर बुल्के का परिवार, फादर बुल्के का संन्यास और भारत में आगमन। फादर अक्सर अपनी माँ को याद करते थे। अपने परिवार में सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ को याद करते थे। उनकी माँ ही उन्हें अक्सर पत्र भेजती थी, जिन्हें वे अभिन्न मित्र की, जो एक मित्र हैं उनके, डॉक्टर रघुवंश, पाठ में नाम आया है, उनको दिखाते थे। सबसे जिगरी मित्र थे उनके। वे अपने माता पिता और भाइयों से लगाव रखते थे, लेकिन विशेष लगाव जो है सिर्फ अपनी माता से ही था। उनके पिताजी जो है वो एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे। और एक भाई जो है उनका पादरी हो गया था। एक भाई काम काज करने वाला परिवार का व्यक्ति था। वो बड़ा ही सख्त स्वभाव का और जिद्दी स्वभाव का था। भारत में बस जाने के बाद वे 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने गए और उसके बाद वो नहीं गए। उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि माना। अब फादर का संन्यास लेना और भारत में आना। फादर की माँ ने बचपन में ही फादर ने अपनी माँ को बचपन में ही कह दिया था, और पुरोहित ने बता दिया था कि आपका लड़का आपके साथ नहीं रहेगा। किसको बता दिया था? फादर की माँ को बचपन में ही बता दिया था। और इंजीनियरिंग की जैसे पढ़ाई पूरी हुई, वो अपने धर्मगुरु के पास चले गए। अपने धर्मगुरु को कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और इसके लिए उन्होंने शर्त ली कि संन्यास लूँगा और वो भी भारत में ही जाऊँगा। और ये शर्त उनकी मान ली गई और वे भारत आ गए। जिसेट संघ में 2 साल धर्माचार की पढ़ाई की। कहाँ पर? जिसेट। धर्म की जो पढ़ाई होती है, धार्मिक जो भी बातें सिखाई जाती हैं, वे 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़े। बाद में कोलकाता से उन्होंने बीए और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। और उस समय डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कौन थे हिंदी विभाग के अध्यक्ष? डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा। अब 5वां पॉइंट है हमारा हिंदी सेवा के रूप में। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध कार्य शुरू किया। उसमें उन्होंने रामकथा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास, ये इन्होंने पूरा किया। इसी पर इन्होंने शोध किया। और इन्होंने एक सुप्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर, जो जाबिर हुसैन द्वारा सालिम अली के ऊपर लिखा गया है, नील पंछी के नाम से किया। बाद में वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। जो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश था वो सबसे पहले फादर बुल्के के द्वारा ही तैयार किया गया था। तथा बाइबल का भी उन्होंने अनुवाद किया। वे बीमार पड़े और पटना चले गए। दिल्ली आए थे जब वो 47 वर्ष देश में रहे। भारत में कितने साल रहे? 47 वर्ष और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर वो आखिर में इस संसार से उन्होंने अलविदा ले ली। अब प्रश्न है कि अगला पॉइंट है रिश्तों का निर्वाह।
फादर बुल्के जो है जो भी रिश्ते बनाते थे वो कभी उन्हें तोड़ते नहीं थे। जब वे दिल्ली आते तो समय निकाल कर लेखक से, लेखक कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से जरूर मिलने जाते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनको बहुत बड़ी एक चाव था, लगन थी, और उन्हें एक चिंता भी थी कि भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो रहा था। इसीलिए उन्हें चिंता थी कि भारत के अधिकांश लोग हिंदी ज्ञाता होते हुए भी हिंदी का प्रचार और प्रसार कम है। लोग अंग्रेजी भाषा की तरफ ज़्यादा ही, अंग्रेजी को ज़्यादा ही लुभाते चले जा रहे हैं, अंग्रेजी को ही ज़्यादा अपना रहे हैं, हिंदी से लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं। तो इस विषय पर उनको ज़्यादा चिंता थी। इसलिए वो हर मंच पर तर्क देते थे और तर्कों पर जो सवाल होते थे उन पे झुंझलाते भी थे। झुंझलाते हुए भी लेखक ने बहुत बार उन्हें देखा है। और हिंदी वालों के द्वारा जब हिंदी की उपेक्षा की जाती थी तो उनका मन बहुत दुखी होता था। घर परिवार निजी सुख दुख के बारे में उनका पूछना प्रत्येक व्यक्ति से उनका स्वभाव था। और मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर कहे गए जो फादर के शब्द हैं वो आज भी याद आते हैं। हर मौत दिखती है जीवन की नई राह, कि हर मौत ही दिखाती है व्यक्ति को जीवन की, क्योंकि मौत एक सत्य प्रमाण है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। कितनी पीढ़ियाँ आएँ, कितने वर्ष आएँ, कितनी सदियाँ चलें, इसे कोई नकार नहीं सकता इस सत्यता को। अब लास्ट पॉइंट है हमारा फादर बुल्के का देहावसान। वे दिल्ली में बीमार पड़े और अंत में जब देखा उनका जिस्म ताबूत में था। किसने देखा? लेखक ने। चेहरे पर स्थिर शांति थी। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे निकलसन कब्रगाह में धरती में गोद में सुला दिया गया। किसको? फादर बुल्के को। जैनेंद्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मल जैन, डॉक्टर सत्य प्रकाश। 12 मिनट हो गए। और बहुत से मसीही समुदाय के अनेक लोग उस उदासी में शामिल थे। रांची के फादर पास्कल त्योना के द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। सेंट जेवियर्स के डायरेक्टर फादर पास्कल और सत्य प्रकाश ने उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी। फिर देह कब्र में उतारी गई और उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी, जिसकी स्मृति किसी यज्ञ के पवित्र अग्नि की तरह आजीवन बन गई। एक छायादार फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा आज इस संसार से विदा हो गया। धन्यवाद बच्चों। अब तो आपको सभी को अच्छे से पाठ समझ आ गया होगा।